आपसे इस इंटरव्यू के बारे में तासुर इसलिए लेना चाहूँगा कि आप में और मुझ में कुछ बातें मुश्तरक हैं, फारूकी नाम के अलावा भी। आपको याद है एक ज़माने में आप इंडस टीवी पे एक प्रोग्राम करते थे और जिसके अंदर आप बड़े इंटरव्यूज़ वगैरह लिया करते थे, बड़े-बड़ों का आपने इंटरव्यू लिए थे, जी, मुस्तफ़ा खान का इंटरव्यू लिया, जी, आरिफ जी, का जी। इंटरव्यू लिया। हुँ। तो ऐसा बड़ा आदमी जो इतने बड़ों-बड़ों के इंटरव्यू ले रहा हो और आज मेरे सामने बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, ये मकाफ़ात अमल तो नहीं लग रही है? नहीं, नहीं, ये एज़ाज़ है। हाँ, हाँ, ये मैं सोचा एज़ाज़ है कि मेरे इनको लिए बहुत बड़ा। मकाफ़ात अमल ना हो कहीं के, नहीं, जिस तरीके नहीं, से आप करते आए थे, आज उस तरीके से कोई आपसे आपकी इसे मैं भुगतना नहीं कहूँगा। तो जी, थोड़ा-सा सफ़र को लेके आगे बढ़ाते हैं जी, अभी। और मैं चाहूँगा कि चूँकि आपकी तो बहुत सारी शनाख्त है और पहले तो मैं आऊँगा क्योंकि आपने सहाफ़त में आपने किया है, जी, जी। एमए किया है। तो ज़रा उस आधी रात का किस्सा सुनाइए जब आपको अगवा कर लिया गया था और तांगे में बिठा के ले आके आपको, जी, कमाल है, वाह, वाह, वाह! वो मेरे किस्सा सुनाइए हमेशा जब यादगार रहेगा। आधी रात को अगवा हुए थे और जी, आदि मैं उस वक़्त प्रोफ़ेसर लुत्फ़ुल्लाह साहब जो हैं, वो जमियतुल फ़लाह के सदर थे। तो जब मेरा कंप्लीट हो गई मेरी तालीम, तो हमारे परवेज़ साहब ज़ूलॉजी में होते थे, हम लोगों से बड़ी मोहब्बत करते थे, सर परवेज़। तो मुझसे कहने लगे, जब जो ज़्यादा जो है ना बेकार इधर-उधर आवारागर्दी करने घूमने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जाओ प्रोफ़ेसर लुत्फ़ुल्लाह के पास, और मैंने उनको फ़ोन कर दिया है, बस जाओ उनके पास। मैं गया तो वो बड़े खलीक़ और मेहरबान आदमी थे, बिहारी लबो लहजा उनका, अंग्रेज़ी उर्दू पे गिरफ़्त प्रोफ़ेसर, सिराजुद्दौला कॉलेज के प्रोफ़ेसर थे। तो कहने लगे, भाई हमें तो एक मैनेजर की शदीद ज़रूरत थी, वो करम कर दिया परवेज़ साहब ने, तो मैं भेज दिया। तो चलो अब वो, तो अभी महीना सवा महीना हुआ था कि उनका जो है सालाना डिनर का मौका आ गया। तो अब सालाना डिनर में हुआ, तब मैं बहैसियत मैनेजर में मैनेज कर रहा था, तो मैंने देखा सलाउद्दीन साहब एंटर हुए। दी सलाउद्दीन साहब, जसारत के बानी एडिटर शहीद और सलाउद्दीन। शहीद सलाउद्दीन साहब, बेबाक सहाफ़ी। तो अच्छा, वो अक्सर फंक्शन में उनको बुलाया जाता था, ज़ाहिर है अदबी अदालतों में उनको बहैसियत ज्यूरी बुलाया जाता था, अब मुबाहिसों में बहैसियत मेहमान खुसूसी बुलाया जाता था। तो वो मुझसे शनासा थे और मेरे नाम से भी। तो और अब कुछ अरसे पहले यूनिवर्सिटी के हफ्ते तलबा में भी वो आए थे, जब हमने जो है वो जिसके अंदर हमने सहाफ़त तलबा की अदालत में हमने अदबी अदालत की थी। तो वहाँ मुलाकात हुई और मुझसे उस वक़्त कोई समझिए डिनर इख्तिताम पर था, तो रात 12 बजे का वक़्त हो रहा था, छत हुँ। पर। तो यही जमियतुल फलाह में जो मोटरसाइकिल मार्केट है। तो मुझसे कहने लगे, हाँ भाई, फ़ारिग़ हो गए आप तालीम से? मैंने कहा जी, क्या कर रहे हैं? मैंने कहा अभी 1 महीने पहले प्रोफ़ेसर साहब को मैंने जॉइन किया। कहले मेरे साथ काम करेंगे? तो हम तो मतलब दिल खुशी से लॉटरी भर लग गया, गई। लॉटरी लग गई। मैंने कहा जी कौन काफ़िर इनकार करेगा सलाउद्दीन साहब। कहने लगे अच्छा, तो आपकी वो फटफटी लाएँ आप देखें बड़े आदमी को क्या याद रहता है, उन्होंने यूनिवर्सिटी में 1-2 बार बाइक चलाते हुए देख लिया होगा, तो या कहीं। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मैं नहीं लाया। कहने आज इत्तेफ़ाक से अच्छा, मेरी हर बड़ा आदमी इंडस्ट्री में फटफटी ज़रूर चाहता है, चाहे वो अल्ताफ़ भाई हों, चाहे वो खलील भाई हों, सही अरे! है? अल्ताफ़ भाई ज़ाहिर है बहुत बड़े लीडर हैं। फटफटी तो इन्होंने चलाई है, फटफटी आपने चलाई। तो कहने लगे मेरी गाड़ी भी नहीं है। अच्छा चलें, खैर चलेंगे अभी मेरे साथ ऑफ़िस। आप देखें, वो एक मेंटोर थे सलाउद्दीन साहब, कौन मना कर सकता था। हम नीचे उतरे, कहने लगे ऐसा करते हैं टाँगे पे चलते हैं। उस वक़्त जो मेट्रो रोड तक टाँगे जाते थे वहाँ से, सदर से। तो बैठ गए हम। तो हम जब यहाँ जब जसारत के दफ़्तर पहुँचे, जो पहले ये आईआई चंडीगढ़ रोड पे था, जी, 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 हाँ। तो उतरे कोई रात 12:30, 12:35 हो गए थे। उसके बाद कहने लगे लिफ्ट तो बंद हो गई है, 3rd फ्लोर पे ऑफ़िस है, चलें सीढ़ियों से चलते हैं। अब वो मुझे लेके सीढ़ियों से तीसरे फ्लोर पर आए, और वहाँ न्यूज़ डेस्क थी, जो आखिरी पेज होता है ना, पहला और आखिरी, वो जो नाइट न्यूज़ डेस्क होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो उस पे जो है वहाँ पे उस वक़्त जो न्यूज़ एडिटर थे, मैं कहूँगा पाकिस्तान की सहाफ़त की तारीख़ में आप उँगलियों पे चंद ऐसे न्यूज़ एडिटर्स का नाम गिन सकते हैं, उनमें आफ़ताब सैयद साहब का नाम, अच्छा। पहले हुर्रियत में थे, उससे पहले भी रहे थे। मतलब मैं कहता हूँ ऐसा न्यूज़ एडिटर मैंने नहीं देखा। और शिफ्ट इंचार्ज अतहर हाशमी साहब थे, दी अतहर हाशमी साहब। क्या बात है! क्या क्या बात बात है, है! क्या क्या बात मशहूर है। है! और डेस्क जो थी उस पे नसर मखदूमी बैठे हुए हैं, हसन अस्करी फातमी बैठे हुए हैं, अवैस गौहर बैठे हुए हैं, और उसमें जो इश्तियाक अली खान बैठे हुए हैं, और उसमें जो है वो मतलब बड़े कमाल के नामी गिरामी लोग नाइट डेस्क के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सलाउद्दीन साहब मुझे लेके गए और कहने लगे भाई ये हैं वो साहब जिनका मैं आप लोगों से अक्सर तस्करा करता हूँ, अभी आ गए हैं कैद में हमारी, तो ये अभी से ये ज्वाइन कर रहे हैं। और अतहर हाशमी साहब ये रहते वही हैं, ये गुलबर्ग में रहते हैं, आप नसीराबाद में रहते हैं, तो उनकी वापसी आपकी जिम्मेदारी होगी, अच्छा। तो रात 2 ढाई बज जाएंगे।
तो ये इस तरह से मुलाजमत शुरू हुई जूनियर सब एडिटर। यानी तालीम मुकम्मल करने के बाद लोग सहाफ़ी बनने के शौक में बड़े अखबार जाने कितनी जुतियाँ चटकाते हैं, कितनी एप्लीकेशन डालने हैं, बस और अल्लाह जब का देने करम था। वाली जब अल्लाह की ज़ात देने आती पे आता है है तो इतने बड़े आदमी से आपको आधी रात में मिलवा जी। दिया और आधी रात में आपको बगैर सीवी दिए हुए बगैर सीवी दिए करियर स्टार्ट करने का मौका मिल गया। जी तो वहाँ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा जी, जिसारत के अंदर। ये बहुत कमाल। मैं वहाँ पे मुझे याद है एक दौर था कि 5 जिसारत का साल, अदबी सफ़ा वगैरह भी बड़ा शानदार हुआ करता था और मुशफ़िक़ उसके ख्वाजा और लोग भी कौन-कौन ऐसे थे लिखते ना कि थे। जी, अदबी जी। सफ़र पे अतहर हाशमी साहब, जी, राशिद अजीज़ साहब, जी। इन जैसे लोग जो है कमाल का अदबी सफ़ा निकालते थे। और वो इंटरव्यूज़ वगैरह भी आते थे अदीबों के, वो भी बड़े ये जो कमाल के हुआ करते थे। हमारे जो हमारे दोस्त हैं और हमारे बहुत ही काबिल दोस्त हैं डॉक्टर ताहिर मसूद, जी, 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 जी। ये अदबी इंटरव्यूज करते थे और क्या कमाल इंटरव्यूज वो करते तो थे। बड़े वो जो कमाल के सूरत गर इंटरव्यू कुछ थे। ख्वाबों की उनकी जी, जो मैं किताब पढ़ता है, रहता हूँ उसको भी वो आपको। उस वक्त जी। वो भी बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत हुँ, ज़हीन आदमी है, कमाल आदमी है हुँ। ताहिर मसूद साहब। तो वो और अतहर हाशमी दोनों का एक दिन आड़ दोनों का कॉलम छपता था जसारत में और बड़े शौक से पढ़ा जाता था। तो ये लोग सब लोग मैगजीन में भी रहे। तो लेकिन अखबार की नौकरी करना कुछ एक ख़ास एक परिंदा ज़हन में आता है कि सारी रात जागता है, दिन को सोता है, तो कोई वो ख़्यालात नहीं आते थे जब आप रात को 2:30 बजे निकलते थे घर जाने के लिए? देखिए अंग्रेजी में कहते हैं वी परसीव थिंग्स एज दे आर नॉट एज वी आर। तो हाँ। वो आप उसे उल्लू कह रहे हैं, मैं उसे हुमा समझता था। मैंने नहीं कहा, देखिए ये चलो गलत बात है। अच्छा आप अपने अल्फाज मेरे मुँह में ना डालें, अच्छा मेरे ज़हन में हवा था। वाह 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 क्या कहते हैं। अच्छा तो वही, ये तो सहाफत का हुमा जिसके सर पे बैठ जाए। तो ये था, लेकिन उसमें ये हुआ कि क्योंकि हमारी जो शिफ्ट खत्म होती थी वो रात 2:30 बजे खत्म होती थी। हुँ। अच्छा उस वक्त जो है वो कराची के हालात जरा बिगड़ने शुरू हो गए थे। तो उसमें ये होता था कि अब जब हो गया मुझे कोई 5वां साल था जसारत में, चौथा 5वां साल, तो मेरी अम्मी बहुत बेचैन रहती थी जब तक मैं घर आ नहीं जाता था। मैं मोटरसाइकिल पे घर आता था, बाद में तो मैं ज़ाहिर है कि खुद आने लगा था अकेला बाइक पे। तो वो बहुत डरती थी कि इतनी हौलनाक माहौल में रात में 2:30-3 बजे तुम आते हो, हमारा दिल जो है बिल्कुल काबू में नहीं रहता। तो उन्होंने फिर मेरे जो मेरे बहनोई हैं सफदर, वो एलीट प्रिंटिंग में उस वक्त हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा सफदर मियाँ इनके लिए कोई दिन की नौकरी ढूंढिए। तो वो ज़ाहिर है बड़े मेरे मोहसिन, मैं उनको कहूँगा, वो मुझे लेकर आए इंटरफ्लो ताहिर खान साहब के पास, अच्छा, जो अच्छा, मेरे अच्छा। हर दिल अजीज बॉस हमेशा से रहे। तो उस वक्त सिल्वर राइफल चल रहा था, तो और वो अकाउंट मिला हुआ था इंटरफ्लो को। 10 रुपए का टिकट खरीद के जो लाखों के इनामात मिलते थे, तो वो उन्होंने उनसे मुझे, अच्छा उस ज़माने में किस्मत जब मेहरबान होती है, उससे पहले मेरे से पहले शौकत आबिद साहब वहाँ पर कॉपी राइटर थे, बला के कॉपी राइटर, एस कॉपी राइटर, कमाल। तो उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ था और नोटिस पीरियड चल रहा था। तो मैं वेटिंग रूम में बैठा हुआ था सोफे पे, तो वो आ गए। अच्छा मैंने उनको एक आध बार ही देखा था, मैं तो नहीं पहचानता। वो मुझसे कहेंगे खलीला फारूकी, अब बस मुझे सुकून हो गया। मैंने कहा क्या? वो कहेंगे मेरा नोटिस पीरियड खत्म होने वाला है और मुझे मैनेजमेंट ने कहा था कि जब तक आपका रिप्लेसमेंट नहीं आएगा हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अभी मैं जाके बात करता हूँ। हालांकि उससे पहले सफदर मेरे बहनों बात कर चुके थे। तो फिर ये ताहिर साहब से इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा देखें अभी तो मेरा सारा जोर सेवर राइफल पे है, उसकी भी ज़ाहिर है हम उसके लिए भी कॉपी लिखनी होती है, टीवी के लिए भी और अखबारात के लिए भी, और तो आप फ़िलहाल तो सेवर सेल में आ जाए। तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया 1989 में, जुलाई 1989 में ज्वाइन किया था। उसके बाद तो फिर मैं 2006 नवंबर तक उनके साथ ही रहा। और वो एक ऐसा, क्या कहना चाहिए, तिलिस्माती दौर रहा। मतलब यूनिवर्सिटी के बाद दूसरी जगह जहाँ पर मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी कितनी हसीन है, कितनी चैलेंजिंग है, और कितना मतलब ये कि अप्रिसिएशन मिलता है जब आप कोई अच्छी कॉपी लिख देते हैं, कोई अच्छा जिंगल लिख देते हैं, और कैसा एक सेटिस्फेक्शन का एहसास होता है। और माहौल बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल एक फैमिली जैसा माहौल था। लेकिन आपने अपने करियर का आगाज़ किया सिल्वर राइफल से, कभी जी पीछे पलट के देखें तो वो फैसला सही था सिल्वर राइफल के लिए काम करना? नहीं, मैं तो इंटरफ्लो के लिए काम कर रहा था। और जी, तो उस ज़माने देखिए में तो तरह मुझे देखे आप। जी हाँ, अगर जी। सिल्वर राइफल के लिए काम करना कैसा लगा आपको? कैसे याद आता है? काम ना करते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था? नहीं, मेरा नहीं ख़्याल, क्योंकि मेरे लिए तो वो इसलिए एक गिफ्ट साबित हुआ कि उसी के लिए जो काम किया, उससे मेरी जो है वो मेरी साख या मेरे पाँव जमे। जी। मेरे करियर जो एडवर्टाइज़िंग करियर था उसके पाँव जमे इंटरफ्लो में। और यूँ आपका दाखिला हो हाँ, गया एडवर्टाइजिंग की फील्ड के जी, अंदर। बतौर बॉस, बतौर मेंटोर आपने कैसा पाया ताहिर साहब को? शानदार। अच्छा। अच्छा बहुत
क्या कहना चाहिए कि एक तो काबिलियत उर्दू और अंग्रेज़ी की, कॉपी लिखने का मलिका ज़बरदस्त, फिर ये कि उसकी जो ज़्यादातर जो उनकी मार्केटिंग वाला पहलू था, उसमें ताहिर साहब खुद ही लिखते थे और क्लाइंट सर्विस चेयरमैन उस वक्त इंटरफ्लो के सीईओ थे। क्लाइंट सर्विसिंग में क्लाइंट से उनका जो रब्त था, जो ताल्लुक़ था, जो उनकी प्रेजेंटेशन में हम शिरकत करते थे और जो बोलने का अंदाज़ था, और उसके अलावा मतलब हाजिर जवाबी थी, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा था और उन्होंने एक टीम की तरह रखा हुआ था, कोई बॉसी एटीट्यूड नहीं था। तो वो साथ मिलके, हाँ, काम लेने के मामले में सख्त थे कि उनको ये था कि यार ये क्रिएटिव बेहतरीन काम होना चाहिए और उसके लिए बस उनका एक जुमला था, खोपड़ी लगाएं, खोपड़ी खोपड़ी इस्तेमाल करें, इससे बेहतर हो सकता है, इससे बेहतर हो सकता है। तो वो जो था ना, वरना उनमें एक मलका ये था कि अगर वो मेरा लिखा हुआ या किसी कॉपी राइटर का लिखा हुआ कोई जुमला काटते थे तो उससे बेहतर जुमला लिखते थे। अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं इतराफ़ करने में कि उससे बेहतर वो लिखते थे। तो बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि बेहतरीन बॉस थे ताहिर साहब, और उनके साथ इंटरफ्लो अच्छा, में मैंने बहुत अच्छा अर्सा गुजारा। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि देखिए प्राइवेट चैनल का तो आपको मालूम है कि बाद में दौर आया जब प्रोड्यूसर्स के ज़माने में, लेकिन इंटरफ्लो को मौका मिला था, लेट्स से कि वो आपको याद होगा बहुत सारे चैनल थे, 2-3 एनटीएम था और एसटीएन था, जिसमें इनका बड़ा अमल दखल था। ये फिर आगे वीडियो और चैनल के में वो इतना फ्लोरिश नहीं कर सके जितना कि दूसरे चैनल ने फ्लोरिश किया। जी, जी, आपका ये मैं सवाल एनटीएम, समझ गया। जी, जी। देखिए उस वक्त जब इनको एनटीएम मिला, असल में तो होता था एसपी टीवी था ना, जी, जी। शाहीन टीवी, जी, जी, बिल्कुल। तो उसकी जो मार्केटिंग इनको मिल गई ताहिर साहब को, ये जो मार्केटिंग वाली, तो उसमें उन्होंने एनटीएम बनाया, है ना? उसमें फिर ये हुआ कि प्रोग्रामिंग भी मिल गई। अब प्रोग्रामिंग जब मिल गई तो उसमें ताहिर साहब ने, उस वक्त सिर्फ एक पीटीवी था, जी, और आपको बिल्कुल। पता है पीटीवी एक जिसको कहते हैं ना कि वाहिद टीवी चैनल था, उसके अपना एक मकाम था, उसके प्लस माइनस पॉइंट थे, और मतलब ज़ाहिर है कि हुकूमत का चैनल होने की वजह से, सरकारी चैनल होने की वजह से उसके सेंसर की पॉलिसियाँ बहुत सख्त थी, है ना, और रवायती एक अंदाज था। तो इन्होंने जब इनको ये मिला तो पहला काम तो ये किया कि इन्होंने सीएनएन के राइट्स ले लिए, जब अरब इराक जंग चल रही थी, ईरान इराक जी, जंग, जी, जी, तो जी। उस वक्त तो बिल्कुल कमाल, वॉइस ऑफ अमेरिका के वो मिल गए थे। तो एक तो वो प्लस पॉइंट हो गया तरक्की का। दूसरा, फिर उस वक्त पीटीवी के जो डायरेक्टर, पीटीवी में प्रोड्यूसर कहलाते थे, जैसे हैदर इमाम रिजवी, जैसे अपने ये थे क्या के काजमी साहब, और वो काजिम पाशा, और तीसरे जो है वो कासिम जलाली साहब। तो उस वक्त जो पीटीवी के प्रोड्यूसर्स थे, वहाँ डायरेक्टर्स नहीं प्रोड्यूसर्स कहलाते थे। कासिम जलाली साहब थे, सैयद हैदर इमाम रिजवी थे, काजिम पाशा साहब थे। तो इन लोगों को ताहिर साहब ने इस पे आमादा कर दिया कि ये अपने किसी दूसरे नाम से, किसी अपने ज़ाहिर है कि उनके सरकारी मुलाजिमीन थे वो लोग, तो वो जो है हमारे लिए एनटीएम के लिए ड्रामे डायरेक्ट करें। तो उसमें फिर आपको याद होगा जिस ड्रामे जिसको कहते हैं ना सड़कें सुनसान कर दी थी, जैसे एक ज़माने में वारिस ने सड़कें सुनसान कर दी थी, या एक ज़माने में जैसे फातिमा सुरैया भजिया के ड्रामे जो है बिल्कुल रोडें सुनसान कर देते थे 8 बजे। उस वक्त चांद गिरहन ड्रामा जो है लिखा था, असगर नदीम सैयद का लिखा हुआ ड्रामा था, और उसमें शफी मोहम्मद कमाल के, तो उसके जो वो थी, वो इतना हिट हो गया, इतना हिट हो गया वो, कि उसने एनटीएम को बड़ी बुलंदियों पे पहुंचा दिया। उसके बाद फिर नंगे पाँव आया, उसके बाद कशकोल आया, तो एक के बाद एक कामयाब जो है वो सीरियल आती रही, बड़े अदाकार उसमें कास्ट होते, पैसे बहुत फरावानी से मिलते थे पीटीवी में, जितने पैसे राइटर्स को, डायरेक्टर्स को। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं ताहिर साहब के साथ, मैं और फैज़ नबी साहब, हम लोग एक हुकूमत सिंध की एक कैंपेन करके हम उसको प्रेजेंटेशन के लिए गए थे। वहाँ अहमद मकसूद हमीदी साहब उस वक्त हेड थे, अनवर मकसूद के बड़े भाई। तो जब हम अपनी मीटिंग हमारी ख़त्म हो गई तो उन्होंने हमें बुलवा लिया चाय के लिए, हम उनके कमरे में गए। तो आप सोचें, उस वक्त उन्होंने ताहिर से कहा कि ताहिर, सुना तुमने अनवर को उसके सीरियल के 1 लाख रुपए दिए? वो जो सितारा और मेहरुन्निसा जो आई थी, तो यानी एक उस वक्त 1 लाख रुपए किसी राइटर को देना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से मतलब कि जितनी फरावानी से पैसे खर्च किए उससे ज्यादा फरावानी से पैसे कमाए फिर। अच्छा, मैं अभी आपके फिर कथा कलामी हो रही सिलसिला आपको चलता रहेगा, एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगा। आपने जो कंपेयर किया है एनटीएम को पीटीवी से, कि पीटीवी में ज़माने में सख्तियाँ बड़ी होती थी, ठीक है, सेंसर की, तो पता नहीं क्यों मेरा एक तासुर ये है कि पीटीवी के प्रोग्रामों पे कैंची चलती थी और एनटीएम के प्रोग्रामों पे चटाई चलती थी।
वाह वाह वाह। हाँ ये मैं आपको ऐसे एक लतीफ़ा सुनाऊँगा, सच्चा किस्सा है। हाँ आपने बताया ना कि सीएनएन के राइट से ईरान इराक वार थी, हाँ तो मैं ज़िंदगी पहली बार देख रहा था कि लाइव जो चीज़ें आ रही थी ये, और कि लग रहा था बम सामने गिर रहे हों, और मैं गुल होके बैठा था। तो अगले दिन मेरे कोई एक अज़ीज़, मेरे कज़न, शायद वो सुन भी रहे होंगे इस किस्से को, वो आए तो काफ़ी बरहम थे और कह रहे थे सब ये एनटीएम का ड्रामा इतनी फहाशी फैला रहा है, इतनी बुल रही है। मैं परेशान कि हमसे कैसे मिस हो गया? वाह, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। तो मैंने तो पूछा, मैंने कहा हुआ क्या? तो कहने लगा आपको पता नहीं है, कल रात 2:30 बजे क्या हुआ है? अच्छा, इत्तेफाक से मैं चला था। मैंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता क्या हुआ था। कहने लगा किसिंग का सीन दिखाया उन्होंने। अब मैं उछल गया। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा मैं भी देखा, मैं नहीं था। कहने मैं लगा कहाँ था? ठीक है। कहने लगा आपने देखा नहीं, एक चटाई से वो चटाई नजर आ रही थी स्क्रीन पर। मैंने कहा हाँ। तो कहेंगे अगर दुपट्टे को लेके 45 दर्जे को सीधा करे आप ये, तो बिल्कुल क्लियर सीन था। उनसे बड़ा फांसी पसंद तो कोई था ही नहीं इसका तो मतलब। मैंने कहा आपसे किस हकीम ने कहा था कि आप रात को 2:30 बजे बैठ गए दुपट्टा लेके चटाई को सीधा करने के लिए? अच्छा, वो उर्दू ड्रामा नहीं था, वो तो जो नहीं घर थे, मुल्क के ड्रामे दिखाते जी थे। जी जी। हाँ तो मैंने तो हमारे कुछ लोग ये भी थे जो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं हाँ कि कहाँ पे है। हाँ। तो मैंने कहा भैया, तो मैं तो मिस किया, आइंदा मैं भी दुपट्टा रख के बैठ जाऊंगा। मैं 50-50 में एक मैं उस जमाने में चलता था, तो उसमें बताया कि सेंसर बोर्ड के अरकान जो है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, फिर कोई सीन आया, कह रहे बहुत बुरा सीन है, फिर चलाएं फिर चलाएं, फैसला करने दे रहा है ये वाकई बुरा है कि नहीं है। जी जी जी। तो ये बिल्कुल था। ऐसे ही जैसे एक जमाने रोयत हलाल कमेटी वाले हबीब प्लाजा बैठते थे ये, तो उस दिन चांद नहीं हुआ, लेकिन ट्रीट उनको बड़ी अच्छी दी गई। तो उन्होंने कहा कि जी फिर ऐसा करते हैं, कल दोबारा आके देख लें, कल आप आए ना आए, चांद हो जाएगा। तो बातें हम कर रहे थे एनटीएम की, जी ये अचानक गायब क्यों हो गया? अगर आप इसमें कोई जी जवाब देना हाँ, चाहें ना दे नहीं नहीं, असल में फिर यही हुआ ना कि वो जो बहुत गहरे दोस्त और दोनों जो पार्टनर्स थे, ताहिर खान साहब और फैसल शेरजान साहब, ठीक है ना, उनमें कुछ इख्तलाफात हो गए। और दिख जाता, खत्म क्यों हो गया? उस वक्त का जो, नहीं ख़त्म तो वो ये इसलिए हो गया कि ज़ाहिर है कि जिस तरह से ताहिर साहब उसको चला रहे थे, और ज़ाहिर है हर एक का एक टैलेंट है, हर एक का एक अहम किरदार होता है उसमें और चलाने में, तो उस अंदाज में नहीं चलाना पाए जो उनके बाद वाले लोग थे। शायद उस जमाने में बिल्डर माफिया इतनी मजबूत नहीं हुई थी। आज तो माशाल्लाह 12 बड़े बड़े चैनल वो खरीद चुकी है, और तकरीबन 2 दर्जन के करीब छोटे यूट्यूब चैनल बिल्डर माफिया के पास ही है। हाँ। तो ये इनकी बदनसीबी थी कि उस दौर में वो बिल्डर माफिया नहीं थी। जी बदनसीबी। और दूसरी बात यह कि बिल्डर माफिया तो सिर्फ फ्रंट मैन है ना। जी जी जी। इसके सिलसिले तो देखिए आगे पढ़ चलते हैं, मुझे भी चलाना है प्रोग्राम को, प्लीज आगे। उनके पीछे ये मत देखिए कि पर्दे श्रृंगारी में कौन माशूक छुपा बैठा है। अब जैसे हमारा टीवी1 जिसमें मैंने 19 साल काम किया, 2004 से लेकर 2023 तक, वहाँ मिसेस सीमा ताहिर मेरी बॉस थी और ताहिर साहब चेयरमैन थे पूरे ग्रुप के। तो 3 चैनल थे इनके पास, टीवी1, न्यूज़1 और एक सराइकी चैनल वसेम। तो कितने 18 साल तक, इसलिए कि 2005 में शुरू हुआ था, 2023 में। तो लाहौर का अलकबीर ग्रुप है जो बिल्डर्स हैं बिल्डर्स हैं जो, और ज़ाहिर है उनका पीटीआई से ताल्लुक़ है, बड़े वहाँ का बड़ा ग्रुप है वो बिल्डर्स का। उन्होंने जो है वो तीनों चैनल ख़रीद लिए इनसे, और अब उनके पास अब तक उन तीनों चैनल्स में अभी सिर्फ वो इख्तियारात और मिल्कियत हैं, लेकिन कोई प्रोग्रामिंग अभी ढंग की वहाँ शुरू नहीं हुई है। लेकिन हुआ ये ना कि आप इतने बरस चला रहे थे, अब ये तो क्या कहना चाहिए कि रमूज़ मुमलिकत ख़ैश खुसरवा दानन, क्या क्यों बेचा गया, क्या नुकसान हो रहा था या फ़ायदा हो रहा था या दबाव था या क्या मामला था, लेकिन बहरहाल अब वो उनके पास नहीं रहे। क्या एनटीएम के बंद होने में एक्साइज ड्यूटी के बहुत बड़े क्लेम्स भी थे, जो सुना यह है कि पे नहीं की थी गवर्नमेंट को और उसके करोड़ों में डील पहुंच गई थी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। तो इसका जवाब मैं चला सकता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। यूं आपकी एडवर्टाइजिंग की लाइन में आई और आपने कॉपीराइट नाम बनाया। अच्छा, काफी वैसे बड़ी मजेदार फील्ड है ये कॉपीराइटिंग की। वो झगड़े भी लोगों के आज तक चलते रहते हैं, आपने देखा ही होगा। ये तो इसके अंदर तो बहुत से झूठे शामिल हैं। तो नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। इंडिया जो है ना वो क्रिएटिविटी के एतबार से, एडवर्टाइजिंग में, प्रेजेंटेशन के एतबार से टेक्निकली बहुत साउंड है। उस वक्त भी था, आज उससे भी ज्यादा है।